नमस्कार साथियों, हम देख रहे हैं हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा के अंतर्गत ये अनुदित पाठ जो है, इस पाठ का शीर्षक है कोख जाया। यानी कि माँ ने अपनी कोख से जिसे जना या जन्म दिया वो बेटा हो या जो भी है बेटी हो। इसके मूल लेखक है श्याम दरिहरे, अनुवादक है बैद्यनाथ झा। अनुवाद को हमने कल पहले संक्षेप में देखा है और ये भी देख लिया है लेखक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय, पाठ परिचय और कुछ इसको देखा है कि ये जो भारतीय वित्त सचिव IAS अधिकारी की जो पत्नी है मिसेस गंगा मिश्रा, पति की मृत्यु के बाद उनका बेटा जो लंदन में रहता है वो यहाँ आ जाता है और सारी ज़मीन घर बार बेचकर माता को कहता है कि मैं तुम्हें साथ लेकर अपने जा रहा हूँ, लेकिन हवाई अड्डे पर कुछ कारण बताकर वह वही उन्हें छोड़कर चला जाता है। और ये रघुनाथ जी की मौसी है, दिलीप की माँ है, तो वहाँ पर हक्का बक्का रह जाते हैं कि बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वहीं से उनको एक अच्छे से मातेश्वरी वृद्धाश्रम में जो है भेजा जाता है और वहीं पर ये रहती है। और ये जो रघुनाथ है ये उन्हें मिलने चले जाते हैं क्योंकि फोन आया है कि उनकी मृत्यु हो गई है। गाड़ी में जाते हुए ये सारी बातें जो है उन्हें याद आती है, किस प्रकार बेटे ने उन्हें धोखा दे दिया था। अब आगे देखते हैं। और ये रघुनाथ जी है, उनके मिलने के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पर सेवक साथ ले जाकर कहता है कि वहाँ पर जो बेटी है वो महिला है जिसे तुम्हें मिलना है। वो देखते हैं कि पिछली बार मौसी को मैंने देखा था तो वो किस प्रकार की हालत में थी और आज उसकी हालत कैसी है। बेटे के विश्वासघात और अपनी इस दुर्दशा पर वो व्यतीत लस्त पस्त लग रही थी। अब आगे देखते हैं साथियों। मैंने प्रमाण किया तो उसने मेरा माथा सहला दिया, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। मौसी को इस परिस्थिति में देखकर मैं सिर झुकाकर रोने लगा था। मेरी मौसी प्रतिभावान और प्रसिद्ध IAS अधिकारी की पत्नी थी। मौसा एक से एक बड़े पद पर रहकर भारत सरकार के वित्त सचिव के पद से रिटायर हुए थे। फिर भी मौसी को कभी अपने पति के पद और पावर का घमंड नहीं हुआ। वह सबके काम आई और आज उनका कोई नहीं, अपना बेटा ही जब तो देखिए रघुनाथ जी ने प्रमाणित किया, जान लिया कि वो मौसी जो है उनका माथा सहला रही थी, लेकिन मुझसे वो कुछ नहीं बोली थी। और अपनी मौसी को ऐसी हालात में देखकर, इन परिस्थितियों में देखकर सिर झुकाकर रघुनाथ जो है वो रोने लगे। आखिर मौसी तो मौसी हैं। हमारे यहाँ पर ये कहावत है भारतीय संस्कृति और परंपरा में, माँ से भी ऊंचा स्थान मौसी का होता है। ऐसा कहते हैं, माई मरो और मौसी जीवित रहो। इस प्रकार की भी एक कहावत लोग समाज में प्रचलित है। तो ये जो इनकी मौसी है बड़ी प्रतिभावान है, बुद्धिमत वाली है और ये भारत के IAS अधिकारी की पत्नी, जिनके पति ने एक से एक बड़े से बड़े पद को भोगा है और रिटायर के वक्त वित्त सचिव बनकर वो रिटायर हो चुके थे। इतनी पावर होने के बावजूद भी मौसी ने कभी उस पर घमंड या गर्व नहीं किया था। लेकिन उनके ही बेटे ने जब उन्हें इस प्रकार
बहुत देर तक हम दोनों रोते रहे। फिर मौसी ने ही साहस किया और मुझे भी चुप कराया। उसके बाद मौसी ने पहली बार सारी घटना मुझे विस्तार पूर्वक बतलाई। मैं किसी से नहीं मिली। तुम्हारा मौसेरा भाई, मौसी का बेटा दिलीप भी मिलने और माफी मांगने पहुंचा था, परंतु मैं उससे मिली ही नहीं। अब ये मौसी और ये जो है ये रघुनाथ जी बहुत देर तक दोनों रोते रहे। मौसी ने सारी हकीकत जो है क्या क्या उसके साथ हुआ वो बताई और दिलीप को चुप कराया और सारी घटना विस्तार पूर्वक बताई। किस प्रकार मौसी ने बताया रघुनाथ जी को कि दिलीप जो उनका खुद का बेटा है और रघुनाथ जी का मौसेरा भाई है, वो भी मिलने कई बार आया था, लेकिन मौसी ने उससे अपने बेटे से मिलने से इनकार कर दिया था। अब मेरा शव ही इस गेट से बाहर जाएगा। तुम्हें जब कभी समय मिले यही आकर मिलते रहना। कभी कभी अपनी पत्नी को भी लाना। अब जाओ, बहुत विलंब हो गया। गाड़ी में बैठते ही रघुनाथ अतीत में पहुंच गया। अब ये सारी बातें जो है ये रघुनाथ जी को जब वो उनसे मिलने गया था तब की बातें ये पूर्व दीप्ति शैली में या फ्लैशबैक के रूप में याद आती है। आप तो जा रहा है कि मौसी का देहांत हो चुका है, लेकिन जाते वक्त गाड़ी में ये सारा ये पूर्व दीप्ति शैली में सारी पुरानी बातें उसे याद आ रही है। मौसी ने उस समय कहा था कि अब मेरा शिव ही इस गेट से बाहर जाएगा। मैंने कसम ली है, मैं जीवित तो इस गेट से बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हें जब भी कभी समय मिले तो यहाँ जरूर आना, लेकिन आते वक्त तुम अपनी पत्नी को भी जरूर लाओ। अब बहुत विलंब हो गया है, चले जाओ। गाड़ी में बैठते ही रघुनाथ अतीत में पहुंच गया था। यानी कि अब मौसी के देहांत के बाद जो है वो अपनी पत्नी को लेकर उस वृद्धाश्रम की ओर बढ़ रहा है। गाड़ी में बैठते ही ये सारी पुरानी बातें जो है वो रघुनाथ जी को अतीत में ले जाती हैं। मेरी माँ मिलकर 2 बहनें ही थी। अब ये बता रहा है कि उनका मौसी का परिवार या उसकी माँ का परिवार। कौन बता रहा है? रघुनाथ जी को याद आ रहा है। मेरी माँ मिलकर 2 बहनें ही थी, मेरा कोई मामा नहीं था। यानी दिलीप और रघुनाथ जी को कोई मामा नहीं था, सिर्फ इन दोनों की माएँ थी, यानी कि 2 बहनें थी। मेरी माँ बड़ी थी, रघुनाथ जी की माँ जो है वो बड़ी थी। मेरे नाना एक खाते पीते किसान थे। नाना यानी माता के पिता। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कॉलेज में पढ़ते 2 विद्यार्थियों से ही कुछ साल के अंतराल पर किया था। मेरे पिताजी बीए करने के बाद अपने गांव में खेती बाड़ी संभालने लगे थे। मौसा पढ़ने में प्रतिभाशाली थे। तो ये 2 बहनें थी, ये खाते पीते घर की थी। उनके नाना यानी कि नाना जी माता के पिता जो है उनको 2 बेटियां थी और उनका विवाह कॉलेज में पढ़ते समय ही किया था। और नाना जी पुराने ज़माने के बीए पास थे और खेती बाड़ी ही कर रहे थे। लेकिन उनके मौसा जो है यानी कि ये आईएएस बनने वाले, ये बड़े प्रतिभावान यानी कि बुद्धिमत्ता वाले थे। वे अंततः आईएएस की प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो गए। मौसा जब गुजरात में जिला अधिकारी थे तो नाना का देहांत हुआ था। नानी पहले ही जा चुकी थी। नाना का श्राद्ध बहुत बड़ा हुआ था। श्राद्ध का पूरा खर्चा मौसी ने ही किया था। मेरी माँ की उसने एक नहीं सुनी थी। नाना की संपत्ति का अपना हिस्सा भी मौसी ने मेरे माँ को ही लिखकर सौंप दिया था। जो ये रघुनाथ के मौसा थे और गंगा मिश्रा के पति, वो बड़े प्रतिभा वाली थे, बुद्धि वाले थे। तो उन्होंने अंततः जो है आईएसआई की परीक्षा जो ये प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण की और मौसा जी गुजरात में एक जिला अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। तभी इनके नाना का देहांत हो गया। उनका श्राद्ध बहुत बड़ा उन्होंने किया, सारा खर्चा मौसी ने ही उठाया।
लेकिन नाना की जितनी भी संपत्ति थी, खेती बाड़ी, सारे की सारी अपनी बहन के नाम उन्होंने करवा दी। कुछ भी हिस्सा ये गंगा मिश्रा जी ने दिलीप की मां ने नहीं लिया था। ये सारी बातें जो है वो रघुनाथ जी को याद आ रही थी। कुछ दिनों के बाद मेरे पिताजी नाना के ही गांव में आकर बस गए। अब हम लोगों का गांव नाना का गांव ही है, इसलिए मौसी से संबंध कुछ अधिक ही गाढ़ा है। मेरी पढ़ाई लिखाई में भी मौसी का ही योगदान है। मौसी का बेटा दिलीप हमसे 8 बरस छोटा था। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। वो पढ़ने में मौसा की तरह ही काफ़ी प्रतिभावान था। अब कुछ दिनों के बाद जो है ये रघुनाथ जी के पिताजी नाना के ही गांव आकर बस गए, यानी कि अपने ससुर के गांव आकर ये रघुनाथ के पिताजी जो है वो बस गए। अब ये बता रहे हैं कि इन लोगों का गांव नाना का गांव ही हो गया, ननिहाल ही ये रघुनाथ जी का गांव हो गया, क्योंकि वहां पर उनके पिता आकर बस गए थे। इसलिए जो है इसी कारण मौसी से घनिष्ठ संबंध इनके हो चुके थे और रघुनाथ जी की सारी पढ़ाई का खर्चा वगैरह जो है मौसी ही करती थी। मौसी का दिलीप बेटा जो है वो 8 साल रघुनाथ जी से छोटा था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत प्रतिभावान था। मैं पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। मौसी से भेंट मुलाकात कम हो गई। दिलीप का एडमिशन जब एम्स में हुआ था तो मौसा की पोस्टिंग दिल्ली में ही थी। उसने मेडिकल की पढ़ाई भी पूरे ऐशो आराम के साथ की थी। आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चला गया। अब ये रघुनाथ जी जो है पढ़ लिख कर नौकरी उन्होंने हासिल कर ली और इसी कारण मौसी से मुलाकात कम होती गई। दिलीप का एडमिशन एम्स में हुआ और मौसी की पोस्टिंग जो है यानी कि दिल्ली में उनके दिलीप के पिता की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई थी। उसने मेडिकल की पढ़ाई के लिए पढ़ाई की और वो बड़े ऐशो आराम के साथ की, क्योंकि अब ये तो IAS अधिकारी का लड़का था और उसके बाद वो अगली पढ़ाई के लिए लंदन चला गया था। एक बार जो वो लंदन गया तो वहीं का ही होकर रह गया। जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक तो आना जाना प्रायः लगा रहता था। विवाह के बाद उसकी व्यस्तता बढ़ती गई तो आना जाना भी कम हो गया। मौसी भी कभी कभी लंदन आती जाती रहती थी। देखिए, जब तक दिलीप का विवाह नहीं हुआ था तो वो आता जाता था। भारत में पढ़ाई के बाद लंदन गया तो वही का होकर रह गया, लेकिन शादी से पूर्व वो यहाँ पर आता जाता था और कभी अपनी माँ को वो ले जाता था। वो भी मौसी जो है रघुनाथ की आती जाती रहती थी। मौसी जब कभी अपनी ससुराल आती थी तो नहर भी अवश्य आती थी। एक बार गांव में अकाल पड़ा था। वह अकाल दूसरे वर्ष भी दोहरा गया। पूरे इलाके में हाहाकार मचा था। मौसी उन लोगों की हालत देखकर द्रवित हो गई। उसने अपनी ससुराल से सारा जमा अन्न मंगवाया और बाजार से भी आवश्यकता अनुसार क्रय करवाना खरीद लिया। तीसरे ही दिन से भंडारा खुल गया। मौसी अपने गांव की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की आदर्श बेटी बन गई थी। अब यहाँ पर आप देखिए कि मौसी जब भी कभी अपने ससुराल यानी कि पति के गांव आती थी तो अपने मायके भी अवश्य आया करती थी, नहर यानी कि मायका। उन दिनों में अकाल पड़ गया था पहले साल और दूसरे साल भी अकाल पड़ गया तो सारे उस विभाग में जो है हाहाकार मच गया था। लोग भूख के मारे मर रहे थे। मौसी ने उनका दुख देखकर वो द्रवित हो गई। करुणा उनके मन में जागृत हो गई और ससुराल में जितना सारा अनाज जमा हुआ था वो सारा उसके मायके मंगवाया और कुछ बाजार से जितना आवश्यक है वो खरीद लिया। और तीसरे दिन से उन्होंने भंडारा यानी कि सभी के लिए भोजन जो है वो खुला कर लिया।
मौसी सिर्फ अपने गांव की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की अब आदर्श बेटी के रूप में जाने लगी थी। मैं बर्लिन में ही था कि बहुत कुछ घट गया। जीवन के सभी समीकरण उलट पुलट गए। मौसा अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण चल बसे। हृदय गति रुक गई, हार्ट अटैक। मौसी का जीवन एकाएक ठहर सा गया। मौसा का अंतिम संस्कार दिलीप के आने के बाद संपन्न हुआ था। मौसा का श्राद्ध उनके गांव में ही जाकर संपन्न किया गया। अब बर्लिन में ही था, ये शायद कह रहे हैं कि मैं बर्लिन में था रघुनाथ जी, तभी बहुत कुछ घट गया जब ये भारत में नहीं थे और बर्लिन में थे कि मौसा जी हार्ट अटैक के कारण चल बसे। दिलीप के आने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया और उनका श्राद्ध भी उनके पिता के गांव जाकर ही किया गया। वे लोग जब गांव से वापस आए तो दिलीप का रंग ढंग बदला हुआ था। वो पहले मौसा की पेंशन मौसी के नाम से ट्रांसफर करवाने और लंदन ले जाने के लिए वीज़ा बनवाने के काम में लग गया। उसी के बहाने उसने मौसी से कई कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिए। मौसी उसके कहे अनुसार बिना देखे सुने हस्ताक्षर करती रही। उसे भला अपने ही बेटे पर संदेह करने का कोई कारण भी तो नहीं था। अब देखिए, मौसा जी की मृत्यु के बाद जो है, या दिलीप के पिता की मृत्यु के बाद वो जब गांव से वापस आ गया तो दिलीप का कुछ रंग ढंग बदला सा था। पहले उसने मौसा की पेंशन जो है वो मौसी के नाम ट्रांसफ़र करवाई और लंदन जाने के लिए जो वीज़ा वगैरह कुछ कागजात थे उसके बहाने मौसी से कई कागजातों पर वो हस्ताक्षर लेता रहा। मौसी को विश्वास था कि वो मेरा बेटा है और मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। संदेह ही नहीं अपने बेटे पर उसने किया और करने का कोई कारण भी नहीं था। तो साथियों, आज हम यहीं पर रुकते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप डायरेक्ट मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर। इसी के साथ धन्यवाद।